सलाम सभी को। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आखिर मगध महाजनपद बाकी सारे महाजनपदों को हराकर सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया। डायनेस्टी का बिंबिसार वो पहला राजा था जिसने मगध को महाजनपद से एम्पायर की तरफ बढ़ाया। मगध, जिसकी राजधानी राजगृह या राजगीर थी, जो बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट हो जाती है, इंडिया का पहला पॉलिटिकल सेंटर बना किसी एम्पायर का। अगले 1200 सालों तक पाटलिपुत्र या मगध ही इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर बना रहा, जब तक कन्नौज ने उसे टेक ओवर नहीं कर लिया, और कन्नौज के बाद मामला दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सेंटर्स के मामले में इंडिया में ईस्ट से कहानी शुरू होती है मगध से, और वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है, मगध से कन्नौज, कन्नौज से दिल्ली। कभी कभी बाद में दिल्ली से लाहौर भी हुआ, लेकिन वो वापस घूमकर कहानी दिल्ली और आगरा तक सीमित रह गई। तो आइए समझते हैं उन रीजंस को जिनकी वजह से मगध पूरी तरह से इनविंसिबल हो गया और बाकी सारे महाजनपदों को हराकर उसने इंडिया का पहला सबसे बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। पहला फैक्टर था ज्योग्राफिकल पोजीशन का। मगध में ईस्ट इंडिया में, खासकर झारखंड के प्लेटोइक एरियाज में, उड़ीसा के रीजन्स में, छत्तीसगढ़ के रीजन्स में आयरन रिचेस्ट माइंस हैं। और आयरन एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि क्यों मगध की मिलिट्री पावर बढ़ती चली गई। इनफैक्ट मगध का जो सबसे बड़ा राइवल था अवंती, वो भी उसका सबसे बड़ा राइवल इसलिए बन पाया क्योंकि अवंती के रीजन में भी आयरन माइंस मौजूद थे। ज्योग्राफिकल पोजीशन का एक और एडवांटेज मिला मगध के लिए उनके कैपिटल की पोजीशनिंग में। जो पहला कैपिटल था राजगीर या राजगृह, वो चारों तरफ से माउंटेन्स से घिरा हुआ था, छोटे छोटे हिल्स से घिरा हुआ था, जो कि उसे नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करते थे। बाद में उदयन नाम के राजा ने मगध के कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया, और पाटलिपुत्र की पोजीशन भी कुछ उसी तरह की थी। ये वो जगह थी जो उस वक्त 3 नदियों के जंक्शन पर थी, गंगा, गंडक और एक छोटी नदी पुनपुन। पुनपुन को कुछ और लोकल नामों से वहां पर जाना जाता है। अगर आप आज कुम्हरार जैसी जगहों पर जाएं, एक छोटा सा गांव है पाटलिपुत्र के पास, तो वहां पे आपको आज भी अशोका के और चंद्रगुप्त मौर्य की जो 80 पिलर्ड पैलेस थे, उसके आर्कियोलॉजिकल सबूत आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये 3 नदियां पाटलिपुत्र को एक नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करती थी, ठीक उसी तरह से जैसे पहाड़ जो थे छोटे मोटे, वो राजगीर को नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करते थे। अगला फैक्टर था फर्टाइल लैंड। पूरा मगध के प्लेन्स एक ऐसे रीजन में एग्जिस्ट करते हैं जहां पर एल्यूवियल सॉइल की फर्टिलिटी फेमस है। एंशिएंट टाइम से ही, खासकर लेटर वैदिक टाइम से, यूपी और बिहार का जो रीजन है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि हिमालयन रिवर्स अपने एल्यूवियल डिपॉजिट्स को इसी रीजन में लाकर छोड़ देती हैं। खासकर जो ईस्टर्न यूपी का रीजन है और फिर बिहार और बंगाल का रीजन है, उन एरियाज में ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमेशा रही। आज भी उस रीजन को हम धान का कटोरा कहते हैं। इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से फायदा मिला मगध को सरप्लस प्रोडक्शन उगाने में, एंड गिवन विथ आयरन सप्लीमेंट्स इट कुड डू इट इवन फास्टर। अगला फैक्टर है राइज ऑफ मेटल मनी। ईस्ट इंडिया में, खासकर मगध के रीजन में, पहली बार पंचमांक कॉइन्स आया, और उसकी वजह से राजाओं के लिए, मोनार्क्स के लिए ये आसान हो गया कि वो टैक्स लेवाई कर सकें और लोगों के प्रोग्रेस के लिए उससे काम कर सकें। उनके कमोडिटीज को लेकर, उनके सर्विसेज को लेकर, उनके प्रोटेक्शन को लेकर कई सारे टैक्स लेवाई किए जाने लगे, और उससे धीरे धीरे राज्य की प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी। अगला फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मीज के लिए, वो है एलिफेंट्स। मगध के जंगलों में हाथियों की भरमार थी। ऐसा कहते हैं ग्रीक सोर्सेज में कि नंदाज की आर्मी में, खासकर धनानंद की आर्मी में टू बी स्पेसिफिक, लगभग 6000 हाथी थे। इन हाथियों को टेम किया जाता था, इन हाथियों को जंगल से कैप्चर किया जाता था और वॉरक्राफ्ट में एग्जैक्टली ट्रेन किया जाता था। इन हाथियों से आर्मीज की मजबूती बढ़ने लग गई, और स्टैंडिंग आर्मी देखते देखते ज्यादा मजबूत होने लग गई, और मगध की आर्मी ने बाकी सारी आर्मीज को हरा दिया। एक और बड़ा रीजन आता है अलेक्जेंडर के इन्वेजन का। मौर्यन एम्पायर के आने के ठीक पहले, धनानंद के टाइम पीरियड में, अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में इन्वेड करता है।
और उसकी वजह से जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो प्रोविंसेस थे, जो वहां के छोटे छोटे राज्य थे, वो उस पूरे इन्वेजन की वजह से तबाह हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। वो आपसी पॉलिटिकल स्ट्रगल में उलझे हुए थे और इसका फायदा उठाया मगध ने अपने एक्सपेंशन में। उसने उन सारे छोटे मोटे राज्यों को हराकर अपना एक छत्र राज स्थापित कर दिया। अगला फैक्टर आता है एफिशिएंट ट्रेड बाय यूजिंग रिवर गंगा एज अ ट्रेड चैनल, एज अ ट्रेड रूट। रिवर गंगा और गंगा के अलावा जो छोटी मोटी नदियां थी वो इनलैंड ट्रेड प्रोवाइड करती थी मगध की कमोडिटीज को नॉर्थ वेस्ट पहुंचने में और नॉर्थ वेस्ट की कमोडिटीज को मगध पहुंचने में। इसमें एक और बहुत बड़ा नाम आता है गंगा के रिवराइन रूट के अलावा, वो नाम आता है उत्तर पथ का। मगध उत्तर पथ के हार्ट में एग्जिस्ट करता है। उत्तर पथ एंशिएंट इंडिया का एक ऐसा ट्रेड रूट था जो एंशिएंट मुल्तान और पेशावर जैसी जगहों को कैलकाटा जैसी जगहों से कनेक्ट करता था। बाद में शेर शाह सूरी ने इसी उत्तर पथ को ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में बनवाया, जिसको 2003 और 4 के आसपास गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया गया। तो आज का जो हम ग्रैंड ट्रंक रोड देखते हैं उसका एंशिएंट वर्जन अगर समझें तो वो था उत्तर पथ। उत्तर पथ के अलावा इंडिया के ट्रेड रूट्स में एक और बड़ा नाम आता है, वो था दक्षिण पथ। और सेंट्रल इंडिया में खासकर अवंती के आसपास की जगहों में ये दोनों रूट्स कहीं पे मिल जाते थे, वो एक जंक्शन का पॉइंट था। यही वजह थी कि अवंती जैसी जगहें भी बड़ी प्रोमिनेंट हो गई। हालांकि बाद में मगध ने अवंती, वत्स, वजी ऐसे सारे महाजनपदों को धीरे धीरे हरा दिया। वत्स से या अवंती से तो शायद 100 साल की दुश्मनी थी या 200 सालों की दुश्मनी थी मगध की, जिसमें फाइनली मगध की जीत होती है। Last but not the least, the factor is enthusiasm to expand due to policies of its strong rulers. मगध के पास शुरू से ही बड़े स्ट्रॉन्ग रूलर्स रहे। सबसे पहले रूलर्स आए हर्यंका डायनेस्टी के। हर्यंका डायनेस्टी के रूलर्स में सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार का, जिसने मगध एम्पायर की शुरुआत की। उसके बाद नाम आता है अजात शत्रु जैसे रूलर्स का। हर्यंका डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का एक रूलर कालाशोक बड़ा ही फेमस है। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के लगभग सारे रूलर्स बड़े ही फेमस रहे और बड़े पावरफुल रहे। उनकी आर्मीज में बड़ी जान थी। सबसे पहला रूलर मेरे ख्याल से था महापद्मनंद, और सबसे अंतिम रूलर जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के ठीक कॉन्करेंट टाइम्स में एग्जिस्ट कर रहा था, उसका नाम था धनानंद, जिसकी आर्मी में मैंने रेफरेंस दिया कि लगभग 6000 हाथी थे, ऐसा ग्रीक सोर्सेज में बताते हैं। उसके बाद जो डायनेस्टी आई उसने इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर क्रिएट किया उस वक्त का, जो था मौर्यन एम्पायर। ये डायनेस्टी थी मौर्यन डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर लिया और बिंदुसार ने उसको साउथ में एक्सपैंड कर दिया। बाय द टाइम अशोक बिकेम द किंग, द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, सिर्फ कलिंग का रीजन था जो कि कैप्चर किया जाना बाकी था। तो अशोक के राजा बनने के पहले लगभग सारा इंडिया मौर्यन कंट्रोल के अंदर ऑलरेडी आ चुका था। मौर्यन डायनेस्टी के बाद आता है नाम एक बहुत बड़ी डायनेस्टी का, उसको हम कहते हैं शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जो कि एक एक्सेप्शन मानी जा सकती है, क्योंकि बाकी सारी डायनेस्टीज यूजुअली क्षत्रिय होती थी। शुंग डायनेस्टी पहली डायनेस्टी थी जो कि ब्राह्मण डायनेस्टी होने के बावजूद रूल में आई। इट वॉज कॉल्ड द शुंगा रेबेलियन। पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि चीफ मिनिस्टर था मेरे ख्याल से मौर्यन कोर्ट का, उसने सारे रॉयल ब्लड के लोगों का कत्ल कर दिया और खुद राजा बन गया। पुष्यमित्र शुंग के बाद नाम आता है अग्निमित्र शुंग। शुंग डायनेस्टी के बाद जो बड़ी डायनेस्टी आती है मगधन एम्पायर में, उसका नाम है कन्वाज। कन्वाज के बाद आते हैं कुशानाज। कुशानाज वर नॉट इंडियन, they were some वेरिएंट ऑफ चाइनीज ट्राइब हु केम टू इंडिया। कुशानाज में एक बहुत बड़ा नाम आता है रूलर का, जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क वो पहला रूलर था जिसने इंडिया में पहले सोने के सिक्के दिए। कुशानाज के बाद सबसे बड़ा नाम आता है मगधन डायनेस्टीज के हिस्ट्री में, उनका नाम है गुप्ताज, द फेमस एंड माइटी गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता के जो सबसे बड़े टेरिटोरियल एक्सपेंशन के मास्टर रहे, उनका नाम था समुद्रगुप्त। गुप्ताज के बाद नाम आता है मगधन डायनेस्टीज की हिस्ट्री में पुष्यभूतिज का। पुष्यभूतिज का जो सबसे बड़ा रूलर माना जाता है उसको कहते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मगधन एम्पायर का अंतिम चक्रवर्ती सम्राट माना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो
सीट ऑफ एम्पायर है, जो सीट ऑफ कंट्रोल है, वो मगध या पाटलिपुत्र से शिफ्ट होकर कन्नौज चली जाती है, जिसके लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की शुरुआत होती है। और इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की वजह से धीरे धीरे नॉर्थ इंडियन पोजीशन, नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स वीक होने लग जाती है, जो कि मौका देती है टर्किश को इंडिया में इन्वेड करने के लिए। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के मेन पार्टिसिपेंट्स थे ईस्ट में पालास, वेस्ट में गुर्जर प्रतिहारास और साउथ में राष्ट्रकूटास। इन तीनों के बीच जो स्ट्रगल था वो बड़ा ही पोरस स्ट्रगल था, कभी किसी की बाउंड्री पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाई और लगभग 200 सालों का ये एक फ्यूटाइल स्ट्रगल चलता रहा, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया पूरी तरह वीक हो गया। तो ये थी कहानी मगध और उसके एम्पायर की, बाकी कहानी कभी और। थैंक यू सो मच।